प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। आज हम व्याकरण का जो पाठ शुरू कर रहे हैं वो है समास। अगर आप क्लास 6 से 8 तक समास को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो 10th में समास आपके लिए बस चुटकियों का खेल हो जाता है। तो अगर आप क्लास 6 में हैं तो भी आपके लिए समास उतने ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज समझते हैं हम समास को। सबसे पहले समझते हैं कि समास है क्या। एक उदाहरण से समझते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी पुस्तकों का आलय। ये बताते हैं कि आप जब शब्दों को मिलाकर यानी उनका संक्षिप्तीकरण करके एक शब्द बना देते हैं तो वो बन जाता है समास। जैसे हमने संधि पढ़ा था और संधि में समझा था संधि है वर्णों का मेल, वैसे ही समास है शब्दों का मेल। इसे इस तरह से समझते हैं कि शब्दों के संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। यदि आप इन उदाहरणों को देखें, पुस्तकों का आलय, इन दोनों को मिलाकर जो समासिक शब्द बनेगा वो बनेगा पुस्तकालय। तो समास रचना के दो पद हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। यदि आप पुस्तकालय कह रहे हैं और यदि आप पुस्तकालय कह रहे हैं और पुस्तकों का आलय, तो पुस्तक शब्द जो है पुस्तक वो है पूर्व पद और आलय क्या है, उत्तर पद। अब आज समझते हैं इसकी परिभाषा। अगर शॉर्ट में कहें कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब समझते हैं समस्त पद या समासिक पद के सभी पदों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। तो आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, समास विग्रह करके समास का नाम लिखें, और दूसरा, दिए गए शब्दों से समास बनाकर समास का नाम लिखें। तो सबसे पहले अब जब समास का नाम बताना होगा तो आपको समास के भेद पता होने चाहिए। तो समास के 6 भेद हैं। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास से। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथास्थान यानी स्थान के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, आजीवन जीवन भर, आजन्म जन्म भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण, भर पेट पेट भरकर, बेखटके खटके के बिना, रातों रात रात ही रात में। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो जो अव्ययी शब्द वो होते हैं जो कभी भी किसी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते। यथा, आ, प्रति, बे, भर, ये जो शब्द हैं ये हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं। जिस भी समास में इस तरह के शब्द पहले आए हों वो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। अब अगला है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण, अभी मैंने आपको समझाया था, पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद। तो जिस समास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो यानी बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप हो जाता है। परसर्ग यानी कारक। एक चीज और समझने वाली है, जब आप समास करते हैं तो आपको व्याकरण के नियमों का भी पता होना चाहिए। अगर आपको कारक नहीं आते हैं तो आप तत्पुरुष समास बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकते। यदि आपको कारक रटे हुए हैं तो आप तत्पुरुष समास कभी गलत नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझे कि जो परसर्ग का लोप होता है यानी विभक्ति चिन्ह जो लगा होता है उसको वो गायब हो जाता है, उसका लोप हो जाता है और उसके आधार पर तत्पुरुष समास बनता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हालांकि पेपर में आपको 6 भेद नहीं बताने, आपको जब तत्पुरुष बताना है उसके साथ वो कौन सा तत्पुरुष है नहीं बताना, बट आपको समझ में जरूर आना चाहिए ताकि आप कारक चिन्ह के अनुसार उसको
आराम से उसका समस्त पद बना सके और समास विग्रह कर सके। तो सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता है। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, ये जो कारक हैं आपके 6, ये सभी किसमें आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। और इनका जब लोप हो जाता है, बीच में से गायब हो जाते हैं या लगा दिए जाते हैं, तो आप समास विग्रह और समास कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से समझें, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये कैसे अप्लाई होती है। कर्म तत्पुरुष हमें पता है कर्ता ने जो कारक है वो समास में नहीं होता। दूसरा होता है कर्म, कर्म में को आता है, कर्ता ने कर्म को। अब कर्म को समझे, मरणासन यानी मरण को पहुंचा हुआ, जो मरने की स्थिति में हो, ठीक है। मतदाता, मत को देने वाला, को। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें, अगला आता है आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। जन्मजात, जन्म से जात या जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुण से हीन। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसी तरह से चौथा आता है आपका संप्रदान, के लिए, को या के लिए होता है। हथकड़ी, हाथ के लिए घड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। चौथा आता है आपका अपादान तत्पुरुष, जिसमें से का लोप होता है। अब धनहीन, धन से हीन, हमें पता है अपादान में चीजें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, अलग होने का भाव हो तो अपादान होता है। धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। और जन्मांध, जन्म से अंधा। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। अगला आपका आता है संबंध तत्पुरुष, जिसमें का के की का लोप हो जाता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। प्रेम का संबंध किससे है? सागर से। प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। दीनानाथ, दीनों के नाथ। भारत रत्न, भारत का रत्न। तो इसमें आपस में शब्दों का जो संबंध होता है वो संबंध कारक इसमें से गायब हो जाता है, लोप हो जाता है उसका, और ये बन जाता है हमारा संबंध तत्पुरुष। अगला है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? में का लोप हो जाता है या पर का लोप हो जाता है। नीति निपुण, नीति में निपुण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, और इन 6 में क्या होता है, आपके सारे जो कारक चिन्ह हैं उनका लोप हो जाता है जब आप समस्त पद बनाते हैं, और जब आप समास विग्रह करते हैं तो बीच में यही कारक चिन्ह आ जाते हैं और ये बन जाता है तत्पुरुष समास। अगला है आपका कर्मधारय समास। तो जिस पद में पूर्व पद विशेषण अथवा उपमान होता है और उत्तर पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, पर इसको समझने वाली बात यह है, इसमें एक जो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाराजा, महान है जो राजा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। नीलकमल, नीला है जो कमल। और अगर हम देखें कमल नयन, कमल के समान है जो नयन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। भव सागर, भव रूपी सागर। इसमें एक रूपक की तरह भी प्रयोग होता है, तो इसको भी समझना चाहिए। भव सागर यानी भव रूपी सागर। विद्याधन, विद्या रूपी धन। जब आप लगातार 4, 5, 6 बार समास को पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो आपको समास बहुत आसानी से आ जाएंगे। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, किसी समास को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। मैं डेफिनेटली आपकी हर प्रॉब्लम को ज़रूर कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उसका जवाब दिया जाए और आपको समास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। समास ही नहीं, किसी भी व्याकरण के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके प्रश्नों का उत्तर जल्दी देंगे। अगला है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्या हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास कहलाता है। सबसे सिंपल आपका यही समास होता है, यानी जब आप किसी समास की बात कर रहे हैं और उसमें पहला समास
जो है वो संख्या है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। इसकी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो समझे। पहला पद संख्यावाची और इसमें समूह का प्रयोग होता है। तो जहां भी समूह लगा हो या आपको लगता है समूह लगा सकते हैं, वहां हमेशा जो है वो क्या होगा, द्विगु समास। नवरत्न 9 रत्नों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। बहुत ही आसान है, पेपर में कभी भी द्विगु समास आपका गलत नहीं हो सकता यदि आपको ये पता है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अगला है आपका, ये इससे भी आसान है, द्वंद्व समास। द्विगु समास तो आसान है ही, द्वंद्व समास उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि द्वंद्व समास की जो विशेषता होती है उसके अंदर एक योजक चिन्ह होता है। उस योजक चिन्ह को हटाकर आप और लगा देते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके बीच में एक संयोजक शब्द का लोप हो, वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, भाई बहन, भाई और बहन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दाल भात, दाल और भात, सुख दुख, सुख और दुख। तो अगला समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थात तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। इस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको समझे। जैसे हम कहते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। वीणा पानी, वीणा को हाथ में धारण करने वाली है जो अर्थात सरस्वती। तो ये इस समास की एक विशेषता ये है कि इसमें बहुत सुप्रसिद्ध जो हमारे ईश्वरीय देवी जो चरित्र हैं, भगवान हैं, या कोई ऐसा नाम जो कि वैश्विक स्तर पर जिसको एक प्रसिद्धि मिली है और वो उसी के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आम, जर्नल या सामान्य जो नाम है या सामान्य जो शब्द हैं उनका प्रयोग इसमें नहीं आता। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समासों में जो अंतर है उसमें सबसे पहले ये समझिए, कर्मधारय समास में जहां एक पद विशेषण होता है या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य उपमेय होता है। श्वेतांबर में अगर हम कहते हैं श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, ठीक है, श्वेत में श्वेत विशेषण है और अंबर विशेष्य है। इसी प्रकार कमल नयन में अगर हम कहते हैं कमल उपमान है और नयन उपमेय है, अर्थात दोनों का उदाहरण कर्मधारय के अनुसार है। पर जब हम बहुव्रीहि में बात करते हैं तो बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का काम करता है। जैसे चंद्रशेखर पद में चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यानी चंद्र को शिखर सिर पर धारण करता है जो अर्थात शिव। तो अगर हम कहें कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात श्री कृष्ण या श्री भगवान श्री राम। तो इस तरह से ये एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसमें सामान्य रूप से आपका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसके बाद है आपका द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद विशेषण होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो ये होगा द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, ये होगा बहुव्रीहि समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह होगा द्विगु समास। और पंचवटी 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थान, यानी दंडकारण्य में स्थित वो स्थान जहां भगवान राम और सीता लक्ष्मण के साथ
निवास किया था, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो ये है आपका समास की मुख्य रूप से जो 6 भेद हैं वो हमने आपको बता दिए। इसके साथ साथ परिभाषाएं और जो बहुत सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए हैं वो भी मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।